हेलो गाइस, जय हिंद एंड स्वागत है आप सभी का साइंस प्लस जीके के एक और नए सुपर मॉक टेस्ट क्लास में। तो यहाँ पे आपको फुल मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, मतलब साइंस के पूरे पूरे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे और जीके में आपको कम से कम 15 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर करवाने वाला हूँ। तो एग्जाम तक जो ये सीरीज मैं लेकर के चल रहा हूँ साइंस प्लस जीके का, एक भी क्वेश्चन मिस मत करेगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, कोई भी क्लास अगर आपसे छूटा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के क्लासेस देख लीजिएगा। देखिए 2-3 दिन में क्लास नहीं दे पाया क्योंकि मैं आपको बताया था कि मैं होम टाउन आया हुआ हूँ, यहीं से मैं अभी आपको क्लासेस दे रहा हूँ। फिलहाल आप क्लासेस लेते रहिए, पढ़ाई कहीं से हो बस होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। तो फटाफट इस क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। आज ये चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज देख लीजिए, महापीडीएफ 3.0 भाई साहब अगर अभी तक नहीं लिए हो तो अभी ले लीजिए। ये सिर्फ एक बुक जो है आपकी सेक्शन 1 को निकालने में आपको मदद कराने वाली है। सिर्फ एक बुक और आपका सेक्शन 1 क्लियर हो जाएगा। प्राइस कितना है? मात्र RS 100 रुपए है। ठीक है, लेना कैसे है? आपको बस 9795111812 पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है कि मुझे महापीडीएफ 3.0 चाहिए। पेमेंट मेथड वहां पे बता दिया जाएगा, पेमेंट कर लीजिएगा, तुरंत आपको व्हाट्सएप पे ये पीडीएफ बुक मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने क्लास का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारे प्रीवियस का क्वेश्चन फॉर यू जो मैंने आपको दिया था, अगर आपको याद होगा लगभग काफी लोगों ने इसका आंसर दिया था और लगभग सबका आंसर सही था। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या था। द सन इज विजिबल अ लिटिल बिफोर द एक्चुअल सनराइज बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि सूर्य के वास्तविक सूर्योदय से पहले, थोड़े से पहले जो है सूर्य दिखाई देता है। आपने भी देखा होगा। तो वास्तविक सूर्योदय नहीं होता है तभी हमें सूर्य दिखना शुरू हो जाता है। ये किसके कारण से होता है? दिस इज ऑल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। किसके कारण से होता है? ये वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मेटल इज यूज्ड बाय द ज्वेलरी टू मेक गोल्ड एंड प्लेटिनम ऑर्नामेंट्स हैवियर। क्या है कि सोने और प्लेटिनम के गहनों को भारी बनाने के लिए जौहरी के द्वारा जो है किस धातु का उपयोग किया जाता है? रोएडियम, इरिडियम, इरिबियम या थोरियम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इरिडियम का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल होता है? इरिडियम का इस्तेमाल होता है। जो जौहरी होता है, जो आपका आपके ऑर्नामेंट्स बनते हैं गोल्ड और प्लेटिनम के, उसको थोड़ा हैवियर बनाने के लिए, थोड़ा धातु को भारीपन उसमें लाने के लिए इरिडियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following gases are released from the ground minutes or hours before an earthquake is about to strike? ये भी शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूकंप आने के कुछ मिनट या कुछ घंटे पहले जमीन से निकलती है? देखिए जब भूकंप आने वाला होता है, अर्थक्वेक आने वाला होता है, तो ठीक उसके कुछ मिनट या कुछ घंटे पहले जो है एक गैस निकलती है जो है आपके अर्थ के अंदर से। वो कौन सी गैस होती है? जेनॉन, आर्गन, हीलियम या रेडॉन। कौन सी गैस होती है? रेडॉन गैस निकलती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स इज काज्ड बाय। ये शानदार क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स किसके द्वारा होता है? पानी के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, फंगस के द्वारा। देखिए एड्स का एक वायरस होता है जिसको बोलते हैं HIV वायरस। इसका नाम याद रखिएगा, ये वायरस के थ्रू होता है। इसका फुल फॉर्म आप अगर कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है तो याद रहना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी क्या होता है? वायरस। ठीक है, याद रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ये तो HIV वायरस हो गया, मतलब एड्स जो है वायरस के थ्रू फैलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। और यदि आपसे एड्स का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो आप क्या बताओगे? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम आपको याद रहना चाहिए। दोनों चीजें एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या हनी स्वीटर देन केन शुगर और कॉर्न सिरप? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन शुगर्स इज रिस्पांसिबल फॉर दिस? शानदार क्वेश्चन है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो शहद जो है, गन्ने की जो चीनी होती है या फिर जो कॉर्न सिरप होता है उससे भी अधिक मीठा होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन जो है इसमें शुगर आपका पाया जाता है? किसमें? हनी में पूछ रहा है, जो शहद होता है उसमें। डेक्सट्रोज, लेवुलोज, सेरिकोज या रेबियोज। देखो ये सारे के सारी जितने भी मैंने अभी हमने बात किया ना, चाहे वो गन्ने के अंदर जो चीनी पाई जाती है, गन्ने से जो चीनी प्राप्त होती है, या फिर जो कॉर्न सिरप होता है या शहद है, ये सारे के सारे क्या है? एक तरह के फ्रुक्टोज ही है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे जिस चीज की बात कर रहा है, जिस आपके जो है शुगर की, कार्बन शुगर की, ये भी फ्रुक्टोज का ही एक पार्ट है आपका, जो आपका हनी में पाया जाता है। ये कौन सा होता है? डेक्सट्रोज, लेवुलोज, सेरिकोज या रेबियोज। कौन सा होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेवुलोज होगा। देखिए ये फ्रुक्टोज का ही नाम है, जो है लेवुलोज बोलते हैं फ्रुक्टोज को ही, जो कि स्वीटेस्ट नेचुरली ऑकरिंग शुगर होता है ये। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या नेम द पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ ग्लास? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या है कि बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त होने वाले बहुलक का नाम आपको बताना है। जो बुलेट प्रूफ ग्लासेस बनती हैं उसमें कौन से पॉलीमर का यूज होता है? मेलामाइन, बैकलाइट, लेक्सान या विनाइल रबड़। किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सही आंसर होगा आपका लेक्सान का इस्तेमाल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, किसका इस्तेमाल होता है?
लैक्सन का इस्तेमाल होता है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच ऑफ द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन एन एडल्ट ह्यूमन एवरी 24 आवर्स। साधारण क्वेश्चन है कि प्रत्येक 24 घंटे में एक जो वयस्क एडल्ट जो ह्यूमन बीइंग होता है उसमें मूत्र की मात्रा कितनी उत्पन्न होती है, ठीक है। मूत्र की कितनी मात्रा उत्पन्न होती है, मतलब 24 घंटे में एक शरीर में कितने लीटर जो है मूत्र बनता है। 1 लीटर, 1.5 लीटर, यूरिन कह रहे हैं यहाँ पे 3 लीटर या 5 लीटर, कितने यूरिन बनता है 1.5 लीटर, ठीक है। याद रखिएगा एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में 24 आवर्स में 24 घंटे में नियर अबाउट 1.5 लीटर यूरिन जो है क्या है बनता है आपका, ठीक है, उत्पन्न होता है, याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रोजेक्टर्स विच लेंस आर यूज्ड। अच्छा आपने प्रोजेक्टर देखा ही होगा, जैसे क्लासरूम्स में आजकल डिजिटल प्रोजेक्टर यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, जो बोर्ड पे प्रोजेक्ट करता है सीधा जो भी चीजें होती हैं, या फिर सिनेमा हॉल वगैरह में भी प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जो प्रोजेक्टर होता है कह रहे हैं कि उसमें किस तरह का लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, बायोपोलर लेंस, या ए या बी दोनों। तो किसका इस्तेमाल होता है, सही आंसर होगा आपका कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, a radio set of 60 watt runs for 50 hours. How many units of electrical energy are consumed in kilowatt hour? ओहो एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपका देखो, या तो आपको दे देगा टोटल एनर्जी कंजम्पशन दे देगा प्लस एनर्जी का रेट दे देगा, उसी हिसाब से पूछेगा महीने का जो है कितना बिल आएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह का आपका रहेगा एनर्जी कंजम्पशन वाला, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक रेडियो सेट है जो 60 वाट का है और 50 घंटे चल रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है किलो वाट आवर में वो कितना एनर्जी कंज्यूम किया। सीधी सी बात है, सबसे पहले 60 इंटू 50 कर दो, मतलब टोटल कितना कंज्यूम किया। तो अगर आप 60 इंटू 50 करोगे तो ध्यान से बताइए कितना आएगा, 6 5 जा 30, ठीक है, यानी 3000। और 3000 ये आपका कितना आ गया वाट है ये आपका, यानी 3000 वाट का एनर्जी कंज्यूमशन हो रहा है। अब हमें किस में निकालना है, आंसर निकालना है किलो वाट आवर में। तो मतलब किलो वाट आवर में निकालने के लिए यानी 1 किलो वाट आपका बराबर होता है 1000 वाट के बराबर, ठीक है। इसको क्या करिए 1000 से जो है डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप 1000 से डिवाइड करोगे आपका 3 किलो वाट आवर आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन एन ऑब्जेक्ट द वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन। शानदार क्वेश्चन, ध्यान से करिएगा, गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से करिए, गलत नहीं होना चाहिए। किसी वस्तु पर जो किया गया कार्य होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, डिस्प्लेसमेंट पे। भाई साहब जब एक बात बताओ, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है ना। और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल फोर्स अप्लाइड तो देखा ही जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक चीज देखो ध्यान से, वेलोसिटी नहीं देखी जाती है इसमें, है ना। इनिशियल वेलोसिटी ये सब नहीं देखी जाती है, बस ये देखा जाता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इनिशियल शुरुआती उसकी गति क्या थी, ये सब नहीं देखा जाता है ना, उसका वेग वगैरह नहीं देखा जाता है। तो ये तीनों चीजें देखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट, एंगल देखा जाता है। क्योंकि अभी देखो उस दिन जो मैंने क्वेश्चन करवाया था कि वो cos 90 डिग्री पे था, ऐसे वो जो लड़की बैग लेकर के 3 किलो की चल रही थी, तो वो क्या हो गया, वो टोटल वर्क डन 0 हो गया। तो एंगल तो देखना ही पड़ेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, है ना, बस वेलोसिटी नहीं देखी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। मतलब वर्क जो डन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है वो उसके वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। चलो, व्हाट इज द कलर ऑफ इंसुलेशन कवरिंग ऑन लाइव वायर। ओहो शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो इंसुलेशन होता है लाइव वायर पे कौन से जो है कलर की इंसुलेशन कवरिंग होती है, ग्रीन, रेड, ब्लैक या येलो। शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। देखिए जो आपका ये होता है लाइव कवरिंग का जो आपका होता है ये रेड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। लाइव वायर की कवरिंग रेड होती है, हमेशा याद रखिएगा। और जो आपका न्यूट्रल वायर होता है वो ब्लैक कलर में होता है, ठीक है। दोनों चीजें याद रखिएगा, न्यूट्रल वायर ब्लैक होता है और लाइव वायर रेड कलर का होता है, ठीक है। आप दोनों रेड और ब्लैक दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू सेपरेट सर्किट्स इन ए हाउस। कह रहा है निम्नलिखित में कौन से एक घर में दो अलग अलग परिपथ हैं। सेपरेट सर्किट, लाइटनिंग और पावर सर्किट, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोज्ड सर्किट, ओपन एंड क्लोज्ड सर्किट, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। भाई साहब सीरीज एंड पैरेलल ही हम लोग वो यूज करते हैं ना घर में, है ना। तो देखो लाइटनिंग होगा या दो अलग अलग कह रहा है, ये दोनों जो सर्किट है ना आपका, ये तो बिजली की सर्किट है। दो अलग अलग सर्किट की अगर बात कर रहा है तो लाइटनिंग सर्किट अलग होता है, याद रखिए लाइटनिंग सर्किट क्या होता है और पावर सर्किट क्या होता है, ठीक है। लाइटनिंग सर्किट जो फ्यूज होता है, आप याद रखिएगा लाइटनिंग सर्किट की फ्यूज का जो आपका वो होता है 5 एम्पियर फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है लाइटनिंग सर्किट में, ठीक है। और जो आपका पावर सर्किट होता है, पावर सर्किट का जो फ्यूज होता है
उसमें 15 एम्पियर का जो है फ्यूज यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 15 एम्पियर का फ्यूज यूज किया जाता है। दोनों याद रखिएगा, लाइटनिंग सर्किट में 5 एम्पियर और पावर सर्किट में 15 एम्पियर फ्यूज जो है यूज किया जाता है, 15 एम्पियर पावर का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटल वायर यूज इन द कॉइल ऑफ मोटर यूज कमर्शियली। कह रहा है कि वैश्विक रूप से जो प्रयुक्त मोटर हम यूज करते हैं उसमें किस धातु की जो है कुंडली जो बनाई जाती है वो किस धातु के तार का प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम, सिल्वर, निकल या कॉपर। देखो बनता तो आपका जो है इसमें एल्युमिनियम वगैरह का भी है, लेकिन ये ज्यादातर जो है कॉपर का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, कॉपर वायर का ही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो आजकल आयरन का भी जो है, लोहे का भी वो यूज हो रहा है उसमें, ठीक है, बाइंडिंग हो रही है, लेकिन वो सब चलते नहीं है, जल्दी जल जाते हैं। ठीक है, तो मोटर के अंदर खास के कॉपर वायरिंग होती है। चलो अगला देख लेते हैं। What do we call the when the sound of frequency below will be below 20 हर्टेज। कह रहा है कि 20 हर्टेज की जब ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्टेज से कम हो तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑडियो साउंड्स, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक। क्या बोलते हैं भाई साहब, डेट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 20 हर्टेज से कम वाले जो आपकी ध्वनि की जो आवृत्ति होती है 20 हर्टेज से कम वाली, उसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following metal has the lowest resistivity? कि निम्न में किस धातु की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, निकल, मैग्नीशियम, सिल्वर या मरकरी। ऑफ कोर्स भाई साहब सिल्वर होगा, है ना। सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसकी क्या है, प्रतिरोधकता थोड़ी कम होती है, रेसिस्टिविटी कम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द साउंड वेव्स इनसाइड द वाटर। ओहो, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं। कोमोग्राफ, डिक्टाफोन, क्रेस्पोग्राफ या हाइड्रोफोन। किसका इस्तेमाल होता है भाई साहब, याद रखिएगा हाइड्रोफोन का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, ये पानी के अंदर ध्वनि के तरंगों को मापने के लिए हाइड्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहां से शुरू होता है हमारे जीके के क्वेश्चंस। ठीक है, यहां से ध्यान से करेगा। 15 क्वेश्चन साइंस और 15 क्वेश्चन जीके फिलहाल मैं आपको फुल मॉक टेस्ट में करा रहा हूं। तो 2 इंडियंस हु वर एसोसिएटेड विद डिस्कवरीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हमेशा पूछा जाता है। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से की जुड़े 2 भारतीय लोग कौन लोग थे, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, ज्ञान मार्शल और ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव और रंगनाथ राव, या माधव स्वरूप वत्स और वीवी राव। देखो ये राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी थे जो इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जुड़े हुए 2 भारतीय हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 1921 में जो है ये खोज हुई थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जो खोज हुई थी 1921 से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट वेदा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। ये सारे एग्जाम में आता है, आपके कोस्ट गार्ड में भी पूछा जा चुका है, ध्यान से करिएगा। देखिए ऋग्वेद सबसे पुराना है। ठीक है, याद रखिएगा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, 4 ही वेद हैं आपके, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सेक्रेड प्लेसेस सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। कि निम्नलिखित में कौन सा बौद्धियों का जो है पवित्र स्थान निरंजना नदी के तट पर स्थित है, बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपाटन। देखो कुशीनगर तो होगा नहीं क्योंकि निरंजना नाम की कोई नदी कुशीनगर में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मेरा होम टाउन डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ पे, तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर बी आप हटा दो। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, बोध गया में। निरंजना नदी बोध गया में ही है, तो बुद्धों का ये जो आपका सेक्रेड प्लेस है बोध गया का, ये निरंजना नदी के किनारे है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ओहो, कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भारत कौन आया था, कौन सा जो है ये यात्री था, फाहियान या फिर हेवन तासांग, मेगास्थनीज या स्ट्रैटबो, कौन था। अरे भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मेगास्थनीज आया था, उसी ने तो इंडिका लिखा हुआ था, है ना, उसी ने इंडिका लिखा हुआ था, मेगास्थनीज आया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना उसी ने तो इंडिका लिखा हुआ है, और इसकी कहानी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कैसे था। दरअसल में जो आपका अलेक्जेंडर था, सिकंदर महान जो था, ठीक है, उसको महान क्यों कहते हैं समझ में नहीं आता है, यूनान का, तो उसका जो सैनिक था, ठीक है, वो हारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से उसने अपनी बेटी की शादी कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य से, और भेंट स्वरूप उसने मेगास्थनीज को इनके दरबार में भेजा हुआ था। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने इंडिका लिखी हुई थी, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी है। आर्यभट्ट और कालिदास वेर इन द कोर्ट ऑफ विच ऑफ दी गुप्त रूलर। कह रहा है कि आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे। शानदार क्वेश्चन है।
कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त, किसके ये शासनकाल में थे भाई साहब? ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है कोर्ट में आर्यभट्ट और कालिदास जैसे जो है महान कवि थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विजयनगर एम्पायर वाज फाउंड इन द ईयर, कह रहे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1326, 1336, 1332, 1346। कब हुआ था? 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज तक्षशिला यूनिवर्सिटी लोकेटेड एट प्रेजेंट, कह रहे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो तक्षशिला देखो ये इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे की वजह से जो है ये आपका पाकिस्तान देश में चला गया, ठीक है, याद रखिएगा तक्षशिला यूनिवर्सिटी फिलहाल पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा टेम्पल जो है ये एग्जाम में बार बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिलवाड़ा टेम्पल जो माउंट आबू पे राजस्थान में, ये मैं पहले भी करा चुका हूं। ये बिल्ड कौन से धर्म के फॉलोअर्स के द्वारा ये बनवाया गया था? बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू या सिख? किस धर्म के लिए है ये? किस धर्म का है? जैन धर्म का, ठीक है, याद रखिएगा जैन धर्म के जो है फॉलोअर्स ने इसने बनवाया था। इसको बनवाया किसने था? चालुक्य वंश ने बनवाया था, ठीक है, चालुक्यों ने बनवाया था इसको। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म का मंदिर है जो इस दिलवाड़ा टेम्पल है, इसका नाम है माउंट आबू और राजस्थान पे ये उपस्थित है, ठीक है, माउंट आबू पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पैरेट ऑफ इंडिया, तोता हिंद? ये तो बार बार एग्जाम में पूछता रहता है, लेकिन अब काफी इजी क्वेश्चन हो गया, लगभग ये सबको पता है, इसलिए ये नहीं पूछेगा अभी, ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखिए किसी भी एग्जाम में आपके ये काम आ सकता है। अमीर खुसरो को पैरेट ए हिंद आप इंडिया या फिर जो है तोता हिंद आप कह सकते हो, ठीक है, भारत का तोता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली वाज, कह रहा कि दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक, ये एग्जाम में आ चुका है, अकबर, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलादीन खिलजी? सही आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, याद रखिएगा ये दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक। चलो अगला क्वेश्चन, हु बिल्ड द फेमस सन टेम्पल? कोणार्क का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? प्रताप रुद्र या अनंतवर्मन, नरसिम्हा प्रथम या नरसिम्हा द्वितीय? कौन है बताइए, किसने बनवाया था? सही आंसर होगा नरसिम्हा प्रथम ने, ठीक है, याद रखिएगा नरसिम्हा प्रथम ने जो है सूर्य के कोणार्क मंदिर को बनवाया हुआ, ठीक है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को, सॉरी। द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज वाज, कह रहा है कि भारत सिविल सेवा में, ठीक है, याद रखिएगा जो सिविल सर्विसेज होता है उसमें सबसे पहले चयन किसका हुआ था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय या सी आर दास? कौन थे? सबसे पहला जो सिलेक्शन हुआ था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, नाम याद रखिएगा इंडियन सिविल सर्विसेज में। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड स्वामी दयानंद सरस्वती एस्टेब्लिश द फर्स्ट आर्य समाज इन 1875? देखो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई, और हालांकि ये कहीं और होने वाली थी, इसकी लंबी कहानी है, मैं कभी बताऊंगा आपको। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की जो स्थापना किया 1875 में, वो सबसे पहले कहां पे किया गया? बॉम्बे, लाहौर, नागपुर या अहमदाबाद? कहां पे? बॉम्बे, उस समय, अब तो मुंबई हो गई है ना, उस समय बॉम्बे था, ठीक है, कहां पे हुआ था? बॉम्बे में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन पर्सन हु वाज इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पहले भारतीय व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे? दादा भाई नौरोजी, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्रपाल या लाला लाजपत राय? कौन थे भाई साहब? ही वाज दादा भाई नौरोजी, ठीक है, याद रखिएगा ये पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जिनको ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, हु प्रीसीडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? शानदार क्वेश्चन है। एओ ह्यूम, डब्ल्यूसी बनर्जी जिसको हम लोग वोमेश चंद्र बनर्जी बोलते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या बदरुद्दीन तैयबजी? बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर क्या होगा? डब्ल्यूसी बनर्जी ने, ठीक है, वोमेश चंद्र बनर्जी ने, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन फॉर यू है और मैं आपके लिए दे रहा हूं। जितने भी लोग ये लास्ट क्वेश्चन देख रहे हो सबको इसका आंसर कमेंट करके बताना है, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग रोट द फेमस पोएम सरफरोशी की तमन्ना? कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना लिखा हुआ है? जैसे वो आपने सुना होगा ना वो पोएम सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, देखना है कितना ताकत बाजुए कातिल में है ना? किसने लिखा? बिस्मिल्लाह अजीमाबादी, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान या राम प्रसाद बिस्मिल्लाह? जो करेक्ट आंसर होगा आप सभी को कमेंट करके बताना है, और क्लास कैसे लगी ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और देखिए सिर्फ क्लास लेने से ही नहीं होगा, ये जो बुक बनी हुई है ना सेक्शन 1 के महापीडीएफ 3.0, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग है वो लेकर के इसमें सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सेक्शन 1 के लिए सिर्फ एक ही बुक आपके लिए काफी है,
मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। यही है आपकी महापीडीएफ 3.2, बहुत ही बेहतरीन बुक है। इसको लेकर के पढ़िए, हजारों कैंडिडेट लेकर के अपना जो है इससे अपनी तैयारी कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर। देखो एक बात मैं आपसे पहले बता दूं, आप पब्लिकेशंस की बुक मत लीजिए। पब्लिकेशंस की बुक अगर आप सोच रहे हो वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, एक नंबर आपको वहां से नहीं मिलेगा, ठीक है। मात्र इसका प्राइस 100 रुपए है, पीडीएफ बुक है, लीजिए आपने, या तो प्रिंट करवा के पढ़िए या फोन या लैपटॉप में जहां पढ़ना है पढ़िए। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। बेहतरीन से बेहतरीन ये 2023-24 आपकी दोनों बैचेज में काम आ जाएगी, एक 2024 और 2024 दोनों बैच में आपको अलग से बुक नहीं लेनी पड़ेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, धन्यवाद।